राष्ट्रों का निर्माण एक दिन में नहीं होता। विदेशी शासन के एक लंबे दौर, 2 विश्व युद्धों और पूरी दुनिया को प्रेरित करने वाले आजादी के एक आंदोलन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप अब ठीक आधी रात के वक्त एक बिल्कुल नए रूप में ढलने के लिए तैयार है। तो साक्षी बनिए इतिहास के बहुत ही असाधारण पलों के। इनमें आप देखेंगे बहुत ही दुर्लभ और हाल ही में रिस्टोर की गई पुरानी तस्वीरों को। तो आइए देखते हैं इंडिया इमर्जेंस। A nation is born. मार्च सन 1947। ये है नई दिल्ली की कुछ पुरानी तस्वीरें। ब्रिटिश शासन वाले भारत की राजधानी नई दिल्ली। इस वक्त स्वागत किया जा रहा है भारत के सबसे नए वाइसरॉय लॉर्ड लुई माउंटबैटन का। उनके साथ है उनकी पत्नी एडवीना। वो भारत की पहली इंपीरियल ब्रिटिश शासक क्वीन विक्टोरिया के परपोते हैं और वो भारत के आखिरी वाइसरॉय होंगे। ब्रिटेन भारत पर सन 1858 से द राज कहलाने वाली एक सरकार के जरिए शासन करता आया है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के साथ ही इसकी साम्राज्यवादी ख्वाहिशें भी घटती जा रही हैं। भारत में अब द राज को खत्म करने की जिम्मेदारी लॉर्ड माउंटबैटन पर है। उनकी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है भारत की राजनीतिक और सामाजिक पेचीदगियों में तालमेल बिठाना और इस देश के अलग अलग विचार वाले राजनीतिक नेताओं के बीच एक राय कायम करना। अप्रैल सन 1947। भारत के सम्मानित नेता महात्मा गांधी शांति कायम करने के एक मिशन पर हैं। भारत में सांप्रदायिक उथल-पुथल का दौर है, खासकर देश के पूर्व में बंगाल में और उत्तर में पंजाब में। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता एक अविभाजित भारत के पक्ष में हैं, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना जैसे कुछ दूसरे लोग एक अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहते हैं। उन्होंने इसे नाम दिया है पाकिस्तान। अब लॉर्ड माउंटबैटन को ऐसा समाधान ढूंढना है जिस पर सबकी सहमति हो, तो वो भारत के विभाजन के लिए एक विस्तृत रणनीति तैयार करते हैं। इसे नाम दिया गया है माउंटबैटन प्लान। सभी बड़े नेता वाइसरॉय से मिलकर उन्हें अपनी राजनीतिक राय से वाकिफ कराते हैं। जून में माउंटबैटन महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है और सत्ता सौंपने से पहले इसके एक बहुत ही छोटे से हिस्से को ही अंजाम दिया जा सकता है। उनसे सत्ता सौंपने का काम सन 1948 तक निपटा लेने को कहा जाता है। ज्यादातर अंग्रेजों के लिए अब वक्त था भारत को अलविदा कहने का। हाल ही में मिली ये फिल्में दिखाती हैं कि भारत बहुत से ब्रिटेन वासियों का घर रहा। ब्रिटिश नागरिक यहां शासक होने का पूरा आनंद उठाते आए हैं। एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट की बेटी एन राइट लिखती हैं, हमारा बचपन कमाल का रहा। हमारी परवरिश शानदार ढंग से हुई। हम जैसे एक जन्नत में रहते थे। लेकिन भारत की आजादी करीब आ रही थी, तो ये लोग जान गए थे कि एक शासक के तौर पर इनके दिन अब गिने चुने ही हैं। नए भारत के नेता कौन होंगे? मई सन 1947 तक ये बात स्पष्ट होने लगी है। प्रधानमंत्री के पद के लिए सबसे आगे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री बनेंगे। नए देश पाकिस्तान की रहनुमाई करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना। संविधान बनाने का मुश्किल काम शुरू हो चुका है। भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को
इस ऐतिहासिक काम को पूरा करने में करीब 3 साल लगेंगे। भारत का संविधान काफी हद तक ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र पर आधारित होगा, लेकिन ये खुद अपना भी एक नया रास्ता बनाएगा। माउंटबेटन प्लान के मुताबिक अंग्रेजों के शासन वाले भारत को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांटा जाएगा। माउंटबेटन इस काम में सिर्फ भारत के बड़े नेताओं की ही नहीं, बल्कि सिरिल रैडक्लिफ की भी मदद लेते हैं। लंदन के एक वकील रैडक्लिफ भारत और इसकी पेचीदगियों से वाकिफ नहीं हैं। उन्हें 4,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इलाके को 8 करोड़ 80 लाख लोगों के बीच बांटना है। उनके पास नए राज्यों की सरहदें बनाने के लिए 5 हफ्ते से भी कम का वक्त है। W.H. ऑडेन ने इस बारे में कुछ ऐसे अंदाज में लिखा है। वो आए यहां तो नहीं मालूम था उन्हें अपना मिशन, कि उन्हें भारत में संभालना होगा एक अजीब पार्टीशन। अगस्त सन 1947, कराची। फिल्म में एक ऐतिहासिक पल कैद किया गया है। कुछ ही दिनों में मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर शपथ दिलाई जाने वाली है। पाकिस्तानी अब उन्हें कायदे आजम के नाम से जानेंगे, यानी देश के सबसे बड़े नेता। 11 अगस्त को दिए गए एक ऐतिहासिक भाषण में वो बंटवारे के बारे में कुछ यूं कहते हैं। चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, दोनों ही मुल्कों में कुछ लोग शायद इस फैसले से सहमत ना हो। शायद उन्हें ये बात पसंद ना आए, लेकिन मुझे लगता है कि इस समस्या का और कोई हल नहीं था, और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त का इतिहास इस फैसले के हक में ही होगा। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे लियाकत अली खान। इस बंटवारे को अंजाम देंगे लॉर्ड माउंटबेटन। 14 अगस्त सन 1947। ये ब्रिटिश शासन वाले भारत के आखिरी वायसरॉय की बेहद खास तस्वीरें हैं, जो इस वक्त कराची में अपनी पत्नी एडवीना के साथ नजर आ रहे हैं। जिन्ना और दूसरे नेता इस जश्न में शामिल हैं। पाकिस्तान संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को अपनाएगा, जिसमें सभी धर्म के लोग अपनी अपनी आस्थाओं का पालन कर सकेंगे, लेकिन इस देश में मुसलमानों की संख्या ज्यादा होगी। आधी रात के वक्त रैडक्लिफ की सलाह को अपनाते हुए पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया जाता है। ये एक बड़ा अजीब सा विभाजन है, जिसमें पाकिस्तान को पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर बांटा गया और भारत इसके बीच वाले हिस्से में रह गया। अगस्त सन 1947, नई दिल्ली, आजाद भारत की राजधानी। देश के नागरिक अपने जीवन में पहली बार विदेशी शासन से आजाद हैं। माउंटबेटन दंपति कराची से लौट आते हैं और भारत में उन्हें लोग बेहद जोश से मिलते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन आजाद भारत में गवर्नर जनरल की भूमिका में बने रहेंगे। हजारों लोग मध्य दिल्ली में इकट्ठे होते हैं, जो कुछ घंटों पहले तक ब्रिटिश साम्राज्य का प्रशासनिक केंद्र हुआ करती थी, लेकिन अब ये भारत के नागरिकों से ताल्लुक रखती है, जिन्हें अब खुद अपने भाग्य को रचना होगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू देश को संबोधित करते हैं। बहुत साल पहले हमने अपनी किस्मत से एक वादा किया था। अब वो समय आ गया है जब हम इस वादे को भरपूर ढंग से पूरा करने की स्थिति में हैं। रात के 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, भारत आजाद हवा में सांस ले रहा था। यह इतिहास का एक ऐसा पल है
जो दोबारा कभी नहीं आएगा। जब हम पुराने से नए वक्त की तरफ चलते हैं, जब एक युग खत्म होता है और लंबे समय से सताए जा रहे एक देश को खुलकर सांस लेने का मौका मिलता है। इस जश्न के बीच भारत और पाकिस्तान की जिंदगियों में एक नए दौर की शुरुआत होती है। लेकिन इससे पहले कि ये अपने आने वाले कल के निर्माण की शुरुआत करें, इन्हें एक बहुत ही भयंकर मुसीबत का सामना करना होगा। सन 1947 रेस्टोर की गई इन फिल्मों में आप भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को देख सकते हैं। हाल ही में आजाद हुए ये दोनों देश अभी ठीक से खुशी मना भी नहीं पाए थे कि इन्हें एक बहुत बड़े मानवीय हादसे से रूबरू होना पड़ता है। नई सरहदों ने पंजाब को पश्चिम में और बंगाल को पूर्व में बांट दिया। दोनों ही सरहदों के आसपास भारत से मुसलमान पाकिस्तान में गए, जबकि हिंदू और सिख भारत में दाखिल होने लगे। आजादी मिलने के एक साल से भी कम में करीब 1,40,00,000 लोग आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े माइग्रेशन में अपने इलाके छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। जवान हो या बूढ़े, तंदुरुस्त हो या कमजोर, सभी को अपने अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। लाखों लोग अपने थोड़े बहुत सामान को लेकर एक से दूसरी जगह रवाना हो जाते हैं। इस माइग्रेशन की निगरानी के लिए न तो कोई प्रशासनिक और न ही सुरक्षा संबंधी कोई इंतजाम किया जाता है। न भारत और न पाकिस्तान इस खून खराबे से भरे हादसे के लिए तैयार है। खुशकिस्मती से जिंदा बच जाने वाले रवि चोपड़ा पाकिस्तान से भारत आए। वो बताते हैं, तब मेरी उम्र सिर्फ 8 साल की थी। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी मारकाट भी हो सकती है। हमने रास्ते में जो देखा वो दिल दहलाने वाला था। हमने लड़कियों को अपनी आबरू बचाने के लिए कुएं में कूदते देखा, क्योंकि लोग उन्हें पकड़कर उनका बलात्कार कर रहे थे। घरों को आग लगाई जा रही थी। पंजाब के एक गांव से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद पाकिस्तान की अपनी डरावनी यात्रा को याद करते हैं। हमारे बीच कुछ ऐसे लोग थे जिनके परिवार के ज्यादातर लोगों का कत्ल कर दिया गया था। मुझे याद है कि एक महिला के साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तीसरे दिन वो बच्चों को उठाने की हालत में नहीं रह गई थी, तो उसने एक बच्चे को सड़क पर ही छोड़ दिया, क्योंकि वो एक ही बच्चा उठा सकती थी। ऐसा बहुत सी महिलाओं और बच्चों के साथ हुआ, क्योंकि वो चल नहीं पाते थे और उनके माँ बाप में उन्हें ले जाने लायक ताकत नहीं बची थी। अगर रफ्तार धीमी हो जाती तो जान का खतरा था। उन लाखों लोगों की किस्मत और भी खराब है जो एक से दूसरे देश जाने वाली रेलगाड़ियों में पंजाब में सवार हुए हैं। रेलगाड़ियां स्टेशनों से रवाना होती हैं और उनमें शरणार्थी बुरी तरह ठुसे होते हैं, लेकिन जब रेलें सरहद पार पहुंचती हैं तो उनमें लाशें भरी होती हैं। ये लोग सीमाओं के आसपास होने वाली सांप्रदायिक हिंसा का शिकार बन जाते हैं। जो लोग जिंदा पार पहुंच भी जाते हैं, उन्हें भी बदतरीन हालत का सामना करना पड़ता है। शरणार्थी शिविर लगाए तो गए हैं, लेकिन वो इतने सारे लोगों को संभाल नहीं पाते। हर कहीं बीमारी और मौत का बोलबाला है। बंटवारे का सबसे ज्यादा कहर महिलाओं ने झेला है। अंदाजा लगाया गया कि 83,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और उनका अपहरण किया गया। लेखिका यास्मीन खान के मुताबिक दूसरे देश में हजारों लाखों महिलाओं को बंदी बनाकर या जबरन पत्नी बनाकर रखा गया। उन्हें नाम दिया गया अगवा की गई औरतें। इस बंटवारे ने बंगाल को भी तहस नहस कर दिया, जो अब भी सन 1943 के जबरदस्त अकाल से उबर ही रहा था। अब रैडक्लिफ की सलाह पर हुए बंटवारे से पैदा इस गंभीर रिफ्यूजी संकट को दोनों तरफ झेलना पड़ रहा है।
एडविना माउंटबैटन पाकिस्तान के कैंपों में जाती हैं और यहाँ उन्हें एक नक्शे पर खिंची उन नई लाइनों का एहसास होता है जिनकी जबरदस्त इंसानी कीमत चुकानी पड़ी है। वो जिंदा बचने वालों की दहला देने वाली कहानियां सुनती हैं और सरकार की तरफ से चलाए जाने वाले राहत के काम में बड़ी जिम्मेदारी निभाती हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों में ही सांप्रदायिक दंगे भड़कते रहते हैं। इस हिंसा को रोकने के लिए महात्मा गांधी अनिश्चित काल की भूख हड़ताल कर देते हैं। आजाद भारत की दास्तान के पहले अध्याय में बंटवारा सबसे तकलीफदेह हादसा साबित हुआ है। इक्कीस जून सन 1948 नई दिल्ली। भारत को अंग्रेजों के शासन से आजादी हासिल किए 1 साल से भी कम हुआ है। भारत की पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर इस दौरान काफी खून खराबा हुआ है, लेकिन राजनीतिक बदलाव ज्यादा बेहतर ढंग से हुआ। पूर्व वाइसरॉय माउंटबैटन आजाद भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो इस पद की जिम्मेदारी सी राजगोपालाचारी को सौंप दें। माउंटबैटन दंपति को विदा देने के लिए एक सरकारी भोज का आयोजन किया जा रहा है। ये कुछ बेहद दुर्लभ तस्वीरें हैं जिनमें माउंटबैटन किंग जॉर्ज VI की तरफ से भेजे गए तोहफे को दिखा रहे हैं। आखिरकार माउंटबैटन दंपति के जाने का वक्त आ गया है। उनके जाने के साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य का भी खात्मा हो रहा है। अब भारत अपने भाग्य को अपने हिसाब से आकार देने के लिए आजाद है। अंग्रेजों का शासन भारतीयों को कई पीढ़ी तक उपनिवेशवाद की जंजीरों में जकड़े रहा, लेकिन साथ ही इसने अपने पीछे एक ऐसे राष्ट्र को भी छोड़ा है जो विदेशी शासन का विरोध करने के लिए दशकों से एकजुट होता रहा है। भारत की नई सरकार माउंटबैटन दंपति को विदा कर रही है और अब उसके सामने एक बहुत बड़ा काम मौजूद है। अगर भारत को सफल होना है तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। लोगों की इच्छा लोकतांत्रिक संस्थाओं के जरिए अमल में आनी चाहिए और सबसे जरूरी बात यह कि भूख, गरीबी और बंटवारे की त्रासदी का दर्द खत्म होना चाहिए। लेकिन इसी दौरान भारत को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। जनवरी सन 1948 नई दिल्ली। बेहद दुखी लोगों की भीड़ नई दिल्ली के बिरला हाउस में इकट्ठी होती है। महात्मा गांधी जब एक प्रार्थना सभा में जा रहे थे तो नाथूराम गोडसे गोली मारकर उनकी हत्या कर देता है। अपनी अंतिम सांस तक अहिंसा और सांप्रदायिक सहिष्णुता की आवाज बुलंद करने वाले भारत के राष्ट्रपिता अब इस दुनिया में नहीं है। देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी की मृत्यु का शोक मनाते हैं और साथ ही एक ऐतिहासिक रेडियो प्रसारण के जरिए राष्ट्र को सांत्वना भी देते हैं। हमारे जीवन से रोशनी छिन गई है, हर कहीं अंधेरा है। समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूं और कैसे कहूं। हमारे प्रिय नेता, जिन्हें हम बापू, राष्ट्रपिता कहते हैं, अब हमारे बीच नहीं है। मैंने कहा कि हमसे रोशनी छिन गई है, लेकिन मैंने गलत कहा। बेशक बापू हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तित्व सत्य का प्रतीक था जो हमेशा जीवित रहेगा, जिसने हमेशा हमें सही रास्ता दिखाया, गलतियों से बचाया और इस प्राचीन देश को आजादी दिलाई। सितंबर सन 1948 में पाकिस्तान को भी ऐसा ही एक झटका झेलना पड़ता है। उसके सबसे बड़े नेता कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की मौत टीबी की वजह से हो जाती है। 26 जनवरी सन 1950 को
आखिरकार भारत का संविधान अमल में आ जाता है। ये भारत को एक संप्रभुता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित करता है। अब 1950 का दशक शुरू हो रहा है और आजाद देश को एक आधुनिक और प्रगतिशील लोकतंत्र बनाने की जिम्मेदारी इसके नागरिकों पर है। (1950) का दशक भारत के विकास के लिए नेहरू जी की एक अलग तरह की योजना है। उनके नेतृत्व में भारत अपने लोकतांत्रिक, बहुलतावादी और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को और मजबूत करने की कोशिश कर चुका है। नेहरू जी इंडस्ट्री और नई नई तकनीकों के पैरोकार हैं। उनकी सरकार की नीतियां आधुनिक बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक सुधार पर केंद्रित हैं। इस समय भारत के कुछ सबसे टिकाऊ संस्थानों का गठन हो रहा है, चाहे ये रिसर्च वाले संस्थान हो या यूनिवर्सिटी, स्टील मिल, न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, हाइड्रो पावर डैम, यहां तक कि स्पेस प्रोग्राम भी। आजादी के बाद वाले इन वर्षों में सरकार को भारत में राजनीति को और मजबूत करने के सिलसिले में भी काम करना होगा। इसका मतलब है 550 से ज्यादा रजवाड़ों को भारतीय लोकतंत्र में शामिल करना। हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे ज्यादातर रजवाड़े भारत से मिल जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों के साथ ये काम आसान नहीं होगा, जहां कई दशकों से उथल-पुथल जारी है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने की चुनौती का भी सामना करना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये अपनी मौजूदगी जताने की ठान चुका है। सितंबर सन 1960, ये है न्यूयॉर्क का यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स। भारत को आजादी हासिल किए एक दशक से थोड़ा अधिक समय हुआ है। इस बीच दुनिया में बड़े बदलाव आ चुके हैं। ये शीत युद्ध का दौर है और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जनरल असेंबली में अपने विचार कुछ यूं रखते हैं। मैं भारत के अपने गांवों और उनमें रहने वाले अपने देशवासियों को कभी नहीं भूल पाता हूं। हमने ठान रखा है कि हम अपने नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएंगे और एक अच्छी जिंदगी जीने के मौके देंगे। बेशक इस वक्त मेरे दिमाग में यही विचार है, लेकिन मैं आज इस विषय पर फिलहाल बात नहीं करूंगा, क्योंकि एक और बात है जिसका महत्व इससे भी ज्यादा है, वो है शांति। बिना शांति के हमारे जो सपने हैं हकीकत में नहीं बदल सकते हैं। नेहरू जी का भाषण सुन लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं। वो उन राष्ट्रों के नॉन अलाइन मूवमेंट में काफी सक्रिय हिस्सा लेते रहेंगे जो शीत युद्ध में किसी भी पक्ष का साथ देना नहीं चाहते। जनवरी सन 1961, ये ब्रिटिश मोनार्क क्वीन एलिजाबेथ II के आधिकारिक दौरे की दुर्लभ तस्वीरें हैं। वो भारत में किसी ब्रिटिश शासक के तौर पर नहीं, बल्कि सरकारी दौरे पर आजाद भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत करने आई हैं। वो भारत की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि हैं, जो हर साल 26 जनवरी को आयोजित होती है। भारत अब भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। ये ऐसे आजाद देशों का एक ग्रुप है जो ऐतिहासिक तौर पर ब्रिटिश क्राउन के साथ जुड़ा हुआ है। जब क्वीन ताजमहल देखने जाती हैं, तो ये ऐसे दो देशों के बीच एक टिकाऊ रिश्ते की ताकतवर मिसाल नजर आती है जो अब समान है। आजादी के पहले दशक के दौरान पंडित नेहरू पूरी दुनिया की यात्रा करते हैं और इस दौरान अक्सर उनकी बेटी और चीफ ऑफ स्टाफ इंदिरा गांधी उनके साथ होती हैं। अमेरिका में लोगों की जोशीली भीड़ उनका स्वागत करती है। इस देश को लोकतांत्रिक भारत के मूल्यों के साथ काफी हद तक समानता नजर आती है। सन 1961 के अपने स्वागत भाषण में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी कहते हैं, भारत और अमेरिका के बीच आधी दुनिया की दूरी है, लेकिन शायद आपको पता हो
कि जब आप आजादी के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, तभी से इस देश में आपके देश और वहां के लोगों के लिए काफी प्यार और सम्मान मौजूद है। मार्च सन 1962, नई दिल्ली। पंडित नेहरू की अमेरिका यात्रा के बाद कैनेडी प्रशासन ने भी अमेरिका की फर्स्ट लेडी की भारत यात्रा की योजना बनाई। जैकी कैनेडी पब्लिक डिप्लोमेसी टूर्स की एक श्रृंखला के भाग के रूप में पूरी दुनिया का सफर कर चुकी हैं। उनके करिश्माई और जोशीले व्यक्तित्व ने शीत युद्ध वाले दौर में अमेरिका के रिश्ते बाकी दुनिया से बनाने में मदद की है। लेखक निकोलस क्रल लिखते हैं, अमेरिका को सिर्फ कम्युनिज्म की निंदा तक ही सीमित नहीं रहना था। उसे पूरी दुनिया में मौजूद आजाद सरकारों के विकास में अपनी भूमिका निभानी थी और अफ्रीका और एशिया के उभरते हुए देशों में पनप रही नेशनलिज्म की भावना का सामना भी करना था। जैकी कैनेडी का जादू भारत के बड़े नेताओं पर भी खूब चल रहा है। वो स्थानीय अस्पतालों में जा रही हैं, लोगों से मिलजुल रही हैं। पंडित नेहरू कहते हैं, उनकी शख्सियत के आकर्षण ने भारत और अमेरिका के बीच मौजूद भावनात्मक रिश्ते को और मजबूत कर दिया है। ये रिश्ता किसी भी रिश्ते से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। फर्स्ट लेडी देश की राजधानी से बाहर भी जाती हैं। भारत के उनके इस दौरे को अमेरिका के डॉक्यूमेंटेरियन और व्हाइट हाउस सिनेमा बायोग्राफर लियो सेल्जर 35 mm फिल्म पर शूट कर रहे हैं। इन्विटेशन टू इंडिया नाम की इस फिल्म में दिखाया गया है कि भारत आकर जैकी कैनेडी को कैसा महसूस हुआ। जैकी कैनेडी ने भारत के इतिहास का भी अच्छा खासा अध्ययन किया है। उनके इस सफर को इस तरह प्लान किया गया ताकि संस्कृति के प्रति उनके खुलेपन और उनकी जबरदस्त उत्सुकता का खुलासा हो सके। उनके पति अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी कहते हैं कि शायद वो इतना कुछ हासिल नहीं कर पाते। भारत के साथ रिश्तों में जो थोड़ी बहुत कड़वाहट थी, जैकी ने वो सब दूर कर दी। अगर मैं जाता तो शायद हम कश्मीर और गोवा के बारे में बात करते, लेकिन जैकी ने तो कमाल कर दिया। जैकी कैनेडी अपने 14 दिन के भारतीय दौरे में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर भी जाती हैं। ये एक तरह से उन बुनियादी सिद्धांतों का सम्मान था जिनकी वजह से भारत को आजादी मिली। लियो सेल्जर की फिल्म में सिर्फ अमेरिकन फर्स्ट लेडी के अनुभव ही मौजूद नहीं है, ये 1960 के दशक के भारत की भी एक झलक पेश करती है। सेल्जर के कैमरे भारत के उन ग्रामीण इलाकों को भी दिखाते हैं जहां अब भी ज्यादातर भारतीय रहते हैं। कृषि इस देश की रीढ़ है और इसकी बड़ी आबादी का पेट भरने का प्रमुख जरिया भी। इस देश को अपने अलग अलग मजहबों, भाषाओं और संस्कृतियों पर नाज है, लेकिन अपनी सांप्रदायिक और जातीय भिन्नता को साथ लेकर यह देश 21वीं सदी की तरफ बढ़ा जा रहा है। 1960 के दशक में भारत को सीमाओं के सिलसिले में पाकिस्तान और चीन से भी जूझना पड़ रहा है, लेकिन भारत एक युवा और विकास करता हुआ देश है जो तरक्की करने और आधुनिक बनने के लिए बेताब है। देश के 45 करोड़ लोग भारत के तमाम संस्थानों को एकदम नए सिरे से बना रहे हैं। सन 1961 अमेरिका के व्हाइट हाउस आर्काइव से मिली ये फुटेजेस हाल ही में आजाद हुए भारत को दिखा रही हैं। डॉक्यूमेंटेरियन लियो सेल्जर द्वारा बनाई गई 35 mm की ये फिल्म नए और पुराने दोनों ही दौर दिखाती है। हैरान करने वाले स्मारक भारत के सुनहरे अतीत को दिखाते हैं। ये स्मारक मुगल बादशाहों, ताकतवर साम्राज्यों और जनजातीय सरदारों ने बनाए हैं। इस देश का इतिहास और सांस्कृतिक विरासत बेहद भरपूर है।
लेकिन साथ ही ये देश प्रगति भी कर रहा है। इसके लोग विकास के लिए बेताब हैं। वो आज भी आधुनिक भारत के उस नक्शे को साकार कर रहे हैं जो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा और जो आजादी के बाद से 17 साल तक इस देश की बागडोर संभाले हुए हैं। 27 मई सन 1964, नई दिल्ली। लोगों की भारी भीड़ भारत के प्रधानमंत्री के राजकीय आवास 3 मूर्ति पर इकट्ठा है। ये खबर फैल गई है कि पंडित नेहरू नहीं रहे। उन्हें सुबह सुबह दिल का दौरा पड़ा। पंडित नेहरू की सेहत सन 1962 से ही खराब रहने लगी थी, जब चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ। महात्मा गांधी की ही तरह नेहरू जी के जाने से भी देश सन्न रह गया है। पंडित नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री और उन्हें फौरन ही पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव का सामना करना पड़ता है। आजादी के बाद से ही जम्मू कश्मीर दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच तनाव की वजह बना रहा है, जिसके कारण सन 1948 में युद्ध भी हुआ था। सन 1965 में इतिहास एक बार खुद को फिर दोहराता है। सन 1947 में महाराजा हरि सिंह द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत किए गए थे और इसके अनुसार जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान इस दस्तावेज को मानने को तैयार नहीं है। इसी विवाद के नतीजे में 20वीं सदी में एक और युद्ध होता है, जिसकी वजह से कश्मीर से हिंदुओं को बड़ी तादाद में अपना घर छोड़ना पड़ता है। इसी वजह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की शुरुआत होती है, जो 21वीं सदी में भी जारी है। शास्त्री जी केवल 2 साल तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। सन 1966 में पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री पद पर चुन ली जाती हैं। अपने पिता की तरह 15 साल के अपने शासनकाल में भारत पर उनका जबरदस्त असर रहने वाला है। लेकिन वो नेतृत्व में अपने पिता से अलग साबित होने वाली थीं। सत्ता में आने के बाद इंदिरा गांधी अमेरिका जाती हैं। भारत उम्मीद करता है कि उसे अपने विकास में और ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलेगा। खास तौर पर इस मौके के लिए बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री में इंदिरा गांधी भारत से जुड़ी पेचीदगियों के बारे में बताती हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसके बारे में एक राय बनाना नामुमकिन है। लोग यहाँ आते हैं, किसी एक पहलू को देखते हैं और उसी से पूरे भारत के बारे में राय बना लेते हैं। लेकिन भारत बहुत बड़ा देश है। यहाँ बहुत सी जातियाँ हैं, भाषाएं हैं, धर्म हैं, रीति रिवाज हैं और ऐसा सिर्फ किसी एक प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में ही है। तो आप कह सकते हैं कि इस एक देश में कई देश हैं। इसके बावजूद हमारे अंदर एकता है और यही बात हम सबको भारतीय बनाती है। इस डॉक्यूमेंट्री में भारत की सबसे गंभीर चुनौतियों को भी पेश किया गया है। हर साल आबादी में होने वाला 1 करोड़ 20 लाख लोगों का इजाफा, 70% साक्षरता और सिर्फ 50% बच्चों का स्कूल जाना। साठ के दशक में भारत की आर्थिक वृद्धि इसके किसानों पर निर्भर करती है, जो रोजी कमाने के लिए जूझते रहते हैं। इंदिरा गांधी की सरकार के लिए गरीबी और आबादी चिंता के 2 बड़े मुद्दे हैं, लेकिन उनके साथ विरोधाभास भी जुड़ा हुआ है। और यही विरोधाभास भारत को उसकी कहानी के अगले अध्याय में ले जाएगा। 1960 का दशक, चंबल घाटी। डॉक्यूमेंटेरियन विम वैन डर वेल्ड को राणा प्रताप सागर डैम के निर्माण को फिल्माने के लिए बुलाया जाता है, जो एक बड़ी नदी सिंचाई परियोजना का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 15 साल लगने वाले हैं।
ये उन कई प्रोजेक्ट्स में से एक है जिनका निर्माण भारत ने सन 1947 में आजादी मिलने के बाद से किया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस देश के निर्माण की जिम्मेदारी इन आम लोगों पर ही है। बांध को बनाने की ही तरह भारत को बनाना भी एक मेहनत वाला काम है, जिसे रफ्तार देती है आधुनिकता, लेकिन भारत अपनी परंपराओं का भी ख्याल रखता है। तरक्की की रफ्तार बेशक धीमी है, लेकिन बदलाव आना तय है, क्योंकि भारत के लोग अपने भविष्य का निर्माण पूरी लगन से करने में जुटे हैं। सन 1966 से सन 1977 तक भारत सरकार का नेतृत्व करती हैं इंदिरा गांधी, जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। सन 1967 में इंदिरा गांधी आम चुनावों में चौथी बार कांग्रेस पार्टी को जिताकर देश की कमान संभालती हैं। लेकिन कांग्रेस ज्यादा वोटों से चुनाव नहीं जीती है। सन 1962 में उनके पास 361 सीटें थीं, जिनमें से 58 उन्होंने गंवा दी हैं। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ने हालात को अपने हक में करने की ठान रखी है। सन 1971, सन 1948 और सन 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत की 2 लड़ाइयां हो चुकी थीं, लेकिन इस बार ये युद्ध पूर्वी सीमा पर हो रहा है। भारत सरकार पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वाधीन देश का दर्जा देने के हक में है। इस युद्ध में पाकिस्तान हार जाता है और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म होता है। इससे इस इलाके में भारत की ताकत की धाक जम जाती है। इस बीच प्रशासन द्वारा शुरू किए गए सुधारों से ग्रीन रेवोल्यूशन में तेजी आ रही है, जिससे भारत के अनाज के उत्पादन में भी जबरदस्त वृद्धि हो रही है। 1970 का दशक आते आते भारत की प्रधानमंत्री की ताकत अपने चरम पर है। हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा लिखते हैं, अपने शासनकाल के मध्य में श्रीमती इंदिरा गांधी का सिक्का वाकई खूब जमा हुआ था। शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी अपने बेहतरीन दौर में पूरे देश में इतनी जबरदस्त लोकप्रियता नहीं मिली होगी। लेकिन साथ ही समाज के कुछ वर्गों में असंतोष भी बढ़ता जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। जून सन 1975 में इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी पाया जाता है। 26 जून को वो नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर देती हैं। उनके हजारों राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि हजारों लोगों की जबरन नसबंदी की गई। देश में डर का माहौल है। इमरजेंसी का दौर करीब 2 साल तक सन 1977 तक चलता है। भारत जिन लोकतांत्रिक मूल्यों पर कायम है, इस कदम से उन्हें झटका लगता है। लेकिन जल्दी ही भारतीय लोकतंत्र फिर अपनी ताकत दिखाता है। इमरजेंसी खत्म होने के बाद चुनाव होते हैं और कांग्रेस पार्टी को चुनावों में भारी हार झेलनी पड़ती है। इंदिरा गांधी को देश के लोगों का विश्वास हासिल करने में 3 साल लग जाते हैं। तभी वो सन 1980 में दोबारा प्रधानमंत्री बन पाती हैं। जून सन 1984, पंजाब का शहर अमृतसर। पिछले कुछ हफ्तों से सिख अनुयायियों की आस्था के केंद्र गोल्डन टेंपल में भिंडरावाला अपने कुछ हथियारबंद साथियों के साथ मौजूद है। भारत सरकार
ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत भारतीय सेना को गोल्डन टेम्पल में घुसने का आदेश देती है। यह ऑपरेशन खत्म होते होते बहुत से लोग मारे जाते हैं, लेकिन इस कार्यवाही में गोल्डन टेम्पल को बहुत नुकसान पहुंचता है। इंदिरा गांधी का ये फैसला सिख समुदाय को नाराज कर देता है। इसी साल 31 अक्टूबर को उनके 2 बॉडीगार्ड उनकी हत्या कर देते हैं। आने वाले दशकों में भी भारत कई चुनौतियां झेलता रहा है, लेकिन वो तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा है। समाज को बांटने वाली ताकतों के बावजूद ये मुश्किल से मिली आजादी लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर मजबूती से कायम है। भारत की राजनीति में राजकीय और स्थानीय नेताओं को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उन्हें एक राष्ट्रीय स्तर का मंच मिलता है। 1990 के दशक में भारत ने आर्थिक और तकनीकी स्तर पर कई बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। नए मिलेनियम में 1 अरब से ज्यादा की आबादी वाला ये देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और दुनिया में अपनी एक खास जगह बना चुका है। भारत आज भी अपने सुनहरे भविष्य की इबारत लिखने में लगा है और पूरी दुनिया की नजर इस उभरते देश पर है।